करने का अवसर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर सेवा का अवसर नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार करने के बाद यह फैसला किया कि रघुनंदन भदौरिया एक ऐसे शख्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से उठाने का काम करते हैं। इसलिए रघुनंदन भदौरिया को फिर से विधानसभा में भेजा जाना चाहिए। वैसे शरीर से भी मजबूत हैं, शरीर से भी मजबूत हैं और साथ ही साथ बोलने में तो आपने सुना है इनका कोई जवाब नहीं है। जहां कहीं गड़बड़ होता है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। यह है रघुनंदन भदौरिया का स्वभाव। और मैं बहनों भाइयों यह बतलाना चाहूंगा कि अभी 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 113 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 113 सीटों में मैं आकलन पूछ रहा था सर्वे एजेंसी से कि क्या अनुमान है, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कमोबेश जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी विजय प्राप्त होने जा रही है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने से यह बात पूरी तरह से अब साफ हो गई है कि स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ज्यादा कुछ बतलाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी ने जो यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात बदतर कर दिए थे, हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त बनाने में बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की है। गुंडे और बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। गुंडे और बदमाश यह मानकर चलते हैं बाहर रहने के बजाय बेहतर यह है कि हमको जेल की 4 दीवारियों के बीच ही रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े माफिया समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आलीशान महल बनवा रखे थे। उनके उन आलीशान महलों की क्या हालत हो रही है यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। यहां के मुख्यमंत्री ने मुकम्मल सभी स्थानों पर बुलडोजर की व्यवस्था करा दी है। जहां पर भी ऐसे माफियाओं की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़े हैं, अवैध पैसे की कमाई से खड़ी की गई हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे हालात पैदा हुए। और सबसे बड़ी विशेषता, यहां के मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया, जिस जमीन पर बड़े बड़े भूमाफियाओं का, गुंडों बदमाशों का कब्जा है और वहां पर आलीशान मकान बनवा रखा, उसको तो हम ध्वस्त करेंगे, उसको गिराएंगे, लेकिन जो जमीन खाली बची होगी उस जमीन पर किसी पूंजीपति का महल नहीं बनेगा, बल्कि गरीबों के लिए वहां पर आवास बनाया जाएगा। यह यहां के मुख्यमंत्री ने फैसला किया। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हुआ है आप सब अच्छी तरह जानते हैं, बहुत उसकी भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा मैं बतलाना चाहता हूं, 2 लेन की ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स और ऐसे जन सामान्य को मार्ग की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 5 वर्ष के अंदर 15,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण योगी आदित्यनाथ जी ने कराया है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतनी सड़कों का निर्माण 5 साल के अंदर नहीं कराया है जितना कि उन्होंने कराया। एक्सप्रेसवे, हाईवे, यह सब तो बनी रही है। अब यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में 5 हो गए, यानी हमारा यह उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का यह पहला राज्य हो गया जहां पर कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतनी बड़ी संख्या में। और मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं, यह जो हवाई जहाज चलती है, इन
हवाई जहाजों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस जो पहले होता था, यानी विदेश से भी आने वाली हवाई जहाज और यहां से भी जाने वाली हजारों हवाई जहाजें हैं, इनका मेंटेनेंस और सर्विस यदि कहीं होती थी तो 80-85% हवाई जहाजों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस दुनिया के दूसरे देशों में होता था। लेकिन जेवर में जो एयरपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने बनवाया है बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया है। अब भारत की और दुनिया की जो भारत में प्लेन्स आती हैं उनमें 80% प्लेन्स का मेंटेनेंस और सर्विसिंग यदि कहीं पर होगी तो उत्तर प्रदेश की धरती पर जेवर एयरपोर्ट पर होगा। मेरे बहनों भाइयों, इतना बड़ा काम किया है। और यदि मेंटेनेंस और सर्विसेज का काम यदि यहां पर होगा, मेंटेनेंस और सर्विसेज का यदि यहां पर काम होगा तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, होटल्स बनेंगे, बहुत सारे अगल बगल छोटे मोटे उद्योग लगेंगे, यानी इतने बड़े बड़े भी काम किए। लोगों को इलाज की सुविधा, चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसके लिए भी कई प्रभावी कदम इस सरकार ने उठाए हैं। माने उत्तर प्रदेश में एक भी जिला नहीं बचेगा जिस जिले के हेडक्वार्टर पर कम से कम एक मेडिकल कॉलेज न बन जाए। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है। उन्होंने कहा सारे देश में जितने भी जिला हेडक्वार्टर हैं, सभी जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बने। इतने बड़े बड़े काम। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वो करती है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो कुछ भी हो जाए हम आपके भरोसे को नहीं टूटने देंगे। अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी इतिहास को उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को भी उठाकर देखिए। जो हमने कहा है वो किया है। चुनावी घोषणा पत्र में जो भी हमने डाला है, हम पूरी तरह से सजग रहते हैं, समय के अंदर वह पूरा होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, धारा 370 जम्मू कश्मीर, जिसके तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त है, हम लोगों ने कहा था जो ही हमारी सरकार बनेगी और संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, तो बहनों भाइयों, जिस जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे और उस धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हम लोगों ने समाप्त कर दिया। भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। हो गया। मैं इसे विडंबना मानता हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान में जो सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, हिंदू, जो यह सब सारे लोग रह गए थे अल्पसंख्यक, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था और वह भारत आना चाहते थे, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे। तो नागरिकता का कानून यहां का इतना लचर था कि उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाती। जब मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय मैंने एक कानून उस समय बनाया था, लोकसभा में पास भी हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पास नहीं हो पाया था। बाद में आज के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने, जब दोनों शब्दों में बहुमत हो गया, तब उसको पास कराया। वह नागरिकता कानून है क्या? जिन लोगों का पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न होता था, यदि भारत आकर वह भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं और सम्मान की जिंदगी यहां जीना चाहते हैं, तो उन्हें इस नागरिकता कानून के अंतर्गत नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह हमारा वादा था। बहनों भाइयों, हम लोगों ने इस वादे को भी पूरा कर दिया। कहा था 84 में आएंगे बहुमत के साथ, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा, वह भी वादा पूरा कर दिया। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र भी हैं, 2014 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसी समय मोदी जी की घोषणा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हुई थी और उस समय जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, मेरी ही देखरेख में तैयार हुआ था।
2019 का भी घोषणा पत्र मैं ही उसका इंचार्ज था। उठाकर 2014 का घोषणा पत्र देख लें, एक एक वादे को पूरा किया है। दूसरी पार्टियों के भी घोषणा पत्र को देख लें, इन लोगों ने क्या किया। 2019 में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा, एक एक वादे को बहनों भाइयों हम लोग पूरा करेंगे। हम विश्वास का संकट भारत की राजनीति में किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे। इसीलिए प्रारंभ में ही मैंने कहा कि आपके भरोसे को, आपके विश्वास को हम किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। और आज भारत के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है बहनों भाइयों। भारत को अब कमजोर भारत नहीं माना जाता, भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरतापूर्वक उसे सुनती रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। आज यह है अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति। दुनिया ने मान लिया है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है, यह ताकतवर भारत बन चुका है। 2017 में आप लोगों ने देखा, उरी और पुलवामा कश्मीर में आता है। पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने उनके ऊपर कायराना हमला कर दिया। हमारे फोर्स के जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर बहनों भाइयों 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, एयर स्ट्राइक भी हुई, और हमने साफ संदेश दे दिया, भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा, भारत के अंदर वह ताकत है कि वह बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। गलवान के अंदर भी हमारे बहादुर जवानों ने, जिस समय चीन और भारत के बीच संघर्ष हुआ, जो करिश्माई काम किया है बहनों भाई, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने क्लेक्सान नामक के अखबार में लिखा है, बड़ी संख्या में चीन के सेना के जवान मारे गए। यहां पर राहुल गांधी और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने ही देश को बदनाम करने पर आमादा हैं। अपने सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रही है। बहनों भाइयों, फैसला आपको करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें कैसे जवाब दिया जा सकता है। एक पार्टी समाजवादी पार्टी है, कहने को केवल समाजवादी है, समाजवाद इन्हें छू तक नहीं गया। बहनों भाइयों, समाजवादी वह होता है जो आम जनता के भय और भूख का समाधान कर सके, वही समाजवादी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यह काम भारत की राजनीति में भी कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। सच्चे अर्थों में तो समाजवादी हुआ है। कोरोना का संकट पैदा हुआ था। कोरोना के संकट पैदा होने के बाद जब बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, लॉकडाउन होने के कारण जब सारे काम बंद हो गए, तब उस समय उन लोगों की चिंता करने का काम कि कोई भूख से न मरने पाए, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और आज 80 करोड़ लोगों को भारत के अंतर्गत मेरे बहनों भाइयों महीनों में 2-2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है, मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। दुनिया के किसी देश में यह देखने को नहीं मिलेगा जो कि भारत की हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं आयुष्मान भारत की योजना लागू होगी? आपको अंदाज नहीं है। पता नहीं आप लोगों में कुछ लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है कि नहीं है, मैं नहीं जानता। रघुनंदन भदौरिया, इस चीज को सुनिश्चित करिए कि आप विधायक बनने के बाद जितने यहां पर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं, सबके हाथों में आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए। सबके हाथों में आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए।
और मेरे बहनों भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत कार्ड एक ऐसा कार्ड है, यदि आपके हाथ में रहेगा तो 1 साल तक, यदि आपके हाथ में आयुष्मान भारत कार्ड हुआ तो 1 साल में 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। एक भी पैसा बीमारी का आपको नहीं देना पड़ेगा। आप यदि जाकर बीमार पड़ जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई में जाकर बीमार पड़ जाते हैं, वहां पर भी यदि आपके हाथ में आयुष्मान कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक का, मेरे बहनों भाइयों, आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत कार्ड का करिश्मा। दुनिया के किसी देश के पास इस प्रकार की व्यवस्था कहीं पर नहीं है जैसी कि भारत में। वैसे आगामी इस चुनाव में हम लोगों ने कई फैसले किए हैं, काम तो बहुत सारे किए हैं। अब समाजवादी पार्टी के शासन में यहां पर कट्टा बनता था, कट्टा बनता था, कट्टे चलते थे। लेकिन आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि बहनों भाइयों, अब उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई मां का लाल कट्टा नहीं बनाने पाएगा, न कट्टा चलाने पाएगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर बनेगी तो ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। उत्तर प्रदेश की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। उसका शिलान्यास मैंने स्वयं किया है। AK-203 राइफल बनेगी और मिसाइल ब्रह्मोस, आपको जानकारी होगी, कानपुर में बैठे बैठे 400 से लेकर 800 किलोमीटर दूरी तक आप मिसाइल से मार कर सकते हैं अपने दुश्मन को। यह ताकत होती है ब्रह्मोस मिसाइल के। और यह पहली सरकार है आजाद भारत की, सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% के आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। और ऐसे कई ओबीसी कमीशन बना, संवैधानिक दर्जा नहीं था। ओबीसी कमीशन को भी भले ही समाजवादी पार्टी दावा करती रही हो, बहुजन समाज पार्टी दावा करती रही हो, लेकिन ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मेरे बहनों भाई। और जहां तक कानपुर के उद्योग का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा, यहां का कपड़ा उद्योग, बड़ा मशहूर कपड़ा उद्योग था, तबाह हो गया। चमड़ा उद्योग भी खतरे में लोगों ने डाल दिया। और हमारी सरकार ने कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनाना प्रारंभ किया है। मेगा सुनो तो काम करो। मेगा लेदर पार्क बनाना प्रारंभ किया। ऐसे कई हम लोगों ने फैसले किए हैं। बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। और आगे के लिए मैं बतलाना चाहता हूं, हमारी सरकार बनती है तो दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपया प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। सरकार बनने पर 1500 रुपया प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। हर परिवार में रोजगार होगा, या तो अपना रोजगार होगा, स्वरोजगार होगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। 2 करोड़ टैबलेट बांटे जाएंगे। किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था की जाएगी। और कॉलेज छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो आपको गैस सिलेंडर मिला हुआ है, तो 2 गैस सिलेंडर होली पर और दिवाली पर आपको 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। यह भी हम लोगों ने फैसला किया है। विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपया प्रतिमाह कर दिया जाए, 1500 रुपया प्रतिमाह। और 60 साल के ऊपर की महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। एक भी पैसा 60 वर्ष के ऊपर की महिलाओं से नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही कई फैसले हम लोगों ने लिए हैं अपनी सरकार बनने के बाद, इसे हम करेंगे। और कैंटोनमेंट एरिया के में रहने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत सारी कठिनाइयां यहां के रहने वाले लोगों को उठानी पड़ती हैं। इसीलिए कैंटोनमेंट एक्ट में मैं संशोधन करा रहा हूं। आने के बाद उसमें संशोधन करा रहा हूं ताकि लोगों को मालिकाना हक भी दिया जा सके, मालिकाना हक भी दिया जा सके। और साथ ही साथ उनको
अन्य जो जन सुविधाएं होती हैं, अन्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त हो सकें, इसी के अनुरूप कैंटोनमेंट एक्ट में संशोधन प्रस्तावित है। मैं समझता हूं कि अगली लोकसभा राज्यसभा में अथवा उसके बाद होने वाले संसद के सत्र में निश्चित रूप से यह संशोधित कैंटोनमेंट एक्ट पारित हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि रघुनंदन सिंह राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद।